आज हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्म है, ठीक है, जो यूज्ड होते हैं इन मैग्नेटिज्म में। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो सब टर्म यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे आपके पास पहला आता है, इट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, बी इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड सबस्टांस, ठीक है, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच ऑफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड। ठीक है, कि जैसे अगर आपके पास इट इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आपके पास ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहीं भी अगर आपको यहाँ पर बी नॉट, ठीक है, तो अगर इसमें कहीं पर भी आपको बी नॉट दिखे तो बी नॉट आपके पास होने वाला है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास कोई एक सबस्टांस रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक सबस्टांस रखा गया है। ठीक है, जो क्या होगा कि मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, आप इस सबस्टांस को जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करोगे तो आपका ये जो सबस्टांस है वो क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, अब ये होता है ना कि अब ये जो सबस्टांस है, ठीक है, अब ये टाइप्स पर डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की सबस्टांस है। ठीक है, देखो, क्योंकि मैग्नेटिज जब ये सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड होगा ना तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो बस आप ये देख के चलो, ठीक है, कि इस बॉडी के अंदर, ठीक है, इस सबस्टांस के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस सबस्टांस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं क्या बोलता हूं, बी। ठीक है, बी क्या है, बी आपके पास है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, तो बी नॉट आपको कहीं पर दिखेगा, देन इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और बी क्या है, इट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, कि जब आप एक सबस्टांस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज्ड होके एक मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा या तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस सबस्टांस के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अगर इसने मैग्नेटाइज्ड होकर के मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस कर दिया तो उस केस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द मटेरियल वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर ये मैग्नेटाइज्ड होकर के मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा। ठीक है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तो आप ये देखो कि बी क्या है, इट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ठीक है, ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड सबस्टांस, ठीक है, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, ठीक है, ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपके पास मैग्नेटिक परमिबिलिटी है म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ बी, ठीक है, और डिवाइड बाई एच। ठीक है, एच क्या है, एच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, एच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, कहने का मतलब ये ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब ये है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी वो आपके सबस्टांस को उतना ज्यादा ही क्या करेगी, मैग्नेटाइज्ड करेगी। ठीक है, तो ये डिफाइन होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर तो आप ये देखो कि आपके पास जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सबस्टांस,
एंड टू द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, इट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देखना, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है, वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। और अगर कहीं म्यू नॉट लिखा हुआ दिखे, ठीक है, तो म्यू नॉट आपके पास क्या होता है, इट इज द मैग्नेटिक, ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो ये सबसे पहला टर्म है, दैट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखना, सेकेंड टर्म आपके पास आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या कह रहा है कि इट इज द रेशियो, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू ऑफ द सबस्टेंस टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। देन इट इज द रेशियो ऑफ द म्यू और डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है, म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है, ये क्या होता है, इसका रेशियो होता है, ठीक है। या फिर इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सबस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, मतलब इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ बी डिवाइड बाई बी नॉट, ठीक है, मतलब कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सबस्टेंस या फिर बॉडी, ठीक है, टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो या तो आप इसको इसके रेशियो से डिफाइन करते हो, ठीक है, या तो आप इसको इसके रेशियो से क्या करते हो, डिफाइन करते हो, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब इसकी, ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि ये आपके पास क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होने वाला है, डायमेंशनलेस होने वाला है। और अगर वैक्यूम है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, फॉर वैक्यूम इट्स वैल्यू इज 1, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और अगर डायामैग्नेटिक सबस्टेंस है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। और अगर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लार्जर होती, मतलब ग्रेटर या ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी होती है, 10⁻², 10⁻³ ऑर्डर की होती है, ठीक है। तो बाय द वे भी हम मैग्नेट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो बस आप देख लो, अगर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है तो उसके लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू होती है इट विल बी ग्रेटर देन 1, एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस ये 10⁻², 10⁻³ ऑर्डर का होता है, और फॉर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस ये लेस देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जरूरी याद रखना कि इट इज अ डायमेंशनलेस, ठीक है, आपकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है इट इज द डायमेंशनलेस, ठीक है। अच्छा, अब देखना थर्ड टर्म, दैट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एच से, अभी हमने जो बात किया, ठीक है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी को डिफाइन करते हुए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि व्हेन अ सबस्टेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, जो मैंने बात किया, ठीक है, कि अगर आपके पास इट इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर आपके पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ठीक है, और ये आपके क्या है, ये आपका सबस्टेंस है, ठीक है, और इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी है,
ठीक है, वो कितना है, लेट क्यू वो आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बोल रहा है कि व्हेन अ सबस्टेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सबस्टेंस, ठीक है, इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड द फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी है, ये बराबर होता है बी नॉट, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एंड प्लस माइनस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो बी एम से। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ये जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देगा, ठीक है, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में देगा। ठीक है, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में देगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि द कैपेबिलिटी, ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सबस्टेंस। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी क्या कैपेबिलिटी है कि ये सबस्टेंस को मैग्नेटाइज करे। ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ द वेक्टर एच कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो और जो एच होता है, ठीक है, एच को आप डिफाइन करते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टू द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो डिफाइन द रेशियो ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी और डिवाइड बाय मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, या तो आप इसको बी नॉट अपॉन म्यू नॉट से डिफाइन करते हो, या तो आप इसको बी बाई म्यू से डिफाइन करते हो। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो आपके पास क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको आप रिप्रेजेंट करते हो आई से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हो, आई से रिप्रेजेंट करते हो। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सबस्टेंस। ठीक है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, देखना, अगर आपके पास इट इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर आपके पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, बी नॉट। ठीक है, और इसमें ये आपका क्या रखा गया है, सबस्टेंस रखा गया, इट इज द मैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, इसका आप लेंथ ले लो कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। ठीक है, और ये जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, ये जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ए। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं, ए बोलता हूं। अब जब आपने इस सबस्टेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया तो ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, ठीक है, वो किया इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बीएम क्या है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो बीएम, तो इस केस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द बॉडी वो कितनी लिख दी जाएगी, बी नॉट और प्लस का बीएम। ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सबस्टेंस इट इज द बी नॉट प्लस बीएम। ठीक है, इसमें तो कोई बात दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो कि इस सबस्टेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है।
ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ये है कि इट इज एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है, इट इज एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इधर इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है, और इधर इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। इधर इसका साउथ पोल होगा और इधर क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब अगर इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ m है, ठीक है, अगर देखो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं, इट इज द -m, एंड नॉर्थ पोल का आप पोल स्ट्रेंथ कितना ले लो, +m, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा m वेक्टर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, ठीक है। ये कितना होगा, m पोल स्ट्रेंथ और इनटू जो इसका लेंथ है, ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है I, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो यहां से ये बन गया, ठीक है, कि I इक्वल टू m/v, ठीक है, वेयर v इज द वॉल्यूम एंड m इज द मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप यहां पर ये देखो, अगर मैं इसको एक दूसरे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट करना चाहूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट को आप लिख सकते हो m इंटू एल, ठीक है, और डिवाइड बाई v क्या है, वॉल्यूम। तो सोचो वॉल्यूम कितना होगा, a और इंटू का l, तो यहां से ये l और l क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, इट इज द m/a, ठीक है, इट इज द m/a, ठीक है। और कभी कभी आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ bm मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है। मतलब कि I की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, आपका जो सबस्टांस है, ठीक है, वो उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, मतलब उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड फील्ड को क्या करेगा, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को लेकर के, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर ही होती है, ठीक है। अब यहां पर एक नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है कि ठीक है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इजिली अ सबस्टांस इज मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, कि कोई सबस्टांस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है, वो डिफाइन होती है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई एम से, ठीक है, ऐसे एक्स एम से रिप्रेजेंट के इसको पोलैरिटी इज द काई एम, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ना, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ठीक है, और डिवाइड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, ठीक है, ये इसका क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो यहां से आप देखो तो ये आपके पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा ये भी आपके पास क्या होगा, यूनिटलेस होगा, ठीक है, ये भी आपके पास क्या होगा, यूनिटलेस होगा, क्योंकि I और H दोनों की ही यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, यूनिटलेस होगा,
एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, अब एक टर्म यहां पर और बचता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, जैसे अगर आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज द बी नॉट। ठीक है, और यहां पर आपने एक सबस्टांस को प्लेस कर दिया, लेट। ठीक है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन मैं ले लेता हूं कि इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस सबस्टांस के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास कितना होगा, वो आपके पास होगा बी नॉट। ठीक है, और प्लस का बी एम। ठीक है, बी नॉट प्लस का बी एम। अब आप यहां पर ये देखो कि H इक्वल टू आप क्या लिखते थे, H इक्वल टू आप लिखते थे बी नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट। ठीक है, और इसको आप क्या लिखते थे, बी बाई म्यू भी लिखते थे। ठीक है, और आई को, ठीक है, और आई को आप क्या लिखते थे, इट इज द बी एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको h टाइम्स ऑफ म्यू लिख सकता हूं, उसी प्रकार b नॉट के वैल्यू को मैं h टाइम्स ऑफ म्यू नॉट लिख सकता हूं, और बी एम की वैल्यू को मैं i टाइम्स ऑफ म्यू नॉट भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर एक काम करो कि आप दोनों साइड डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग बाई म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस आई बाई एच। ठीक है, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट ये तो आपके पास हो गई रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एच आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो यहां से ये आपके पास रिलेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, या तो आप उसको याद रखो या तो आप ऐसे याद रखो, आपके ऊपर। ठीक है, बट दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, इट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो हमको 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल को पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, पहले हम देखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपके पास होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और थर्ड आपके पास होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब आपके पास जो डायामैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, मटेरियल्स होती है। ठीक है, अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, अगर आपके पास इट इज अ बार मैग्नेट, ठीक है, अगर ये उसका नॉर्थ पोल और इट इज अ साउथ पोल, ठीक है, तो अगर आप एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को इसके पास लेकर के आओगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। मतलब जो डायामैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, इट इज द रिपल्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, रिपल्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, और अगर आप एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को, ठीक है, अगर आप एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को इस मैग्नेट के पास लाओगे, ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को भी, ठीक है, अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को भी एक इस मैग्नेट के पास लाओगे तो ये भी क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट ही करेगी।
ठीक है, लेकिन यहां पर जो अट्रैक्शन है, ठीक है, यहां पर जो अट्रैक्शन है इट इज द वीकली, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है, इट इज द वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास इट इज अ कांस्टेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर ये आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आप इसमें एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को रखोगे, ठीक है, अगर आप इसमें एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को रखोगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, मैग्नेटाइज्ड होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है, अगर यहीं पर एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है, तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा है, ठीक है, वो उसी की डायरेक्शन में ही क्या होगी, मैग्नेटाइज्ड होगी, ठीक है, वो उसी की डायरेक्शन में ही क्या होगी, मैग्नेटाइज्ड होगी। और जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, अगर आप उसको भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या होने वाली है, मैग्नेटाइज्ड होने वाली है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है बस यहां पे, कि यहां पर वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, वीकली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ये एक ही तरह के बिहेवियर शो करते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, केवल आपकी जो फेरोमैग्नेटिक होती है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है और जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो डायामैग्नेटिक से बिल्कुल अपोजिट चलेंगी, ठीक है, वो डायामैग्नेटिक से बिल्कुल अपोजिट चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे क्या बोल रहा है कि दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दीज सबस्टांस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इट इज अ मैग्नेट, ठीक है, अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, लेट, ठीक है, और आपने क्या किया, यहां पर एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को रखा, इट इज अ डायामैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला कि ये क्या करती है, इसको रिपल करती है, ठीक है। अब आप ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा या फिर उसकी जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, देखो अगर ये साउथ पोल है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको एक समझ में आ ही रहा होगा ना कि देखो, मतलब साउथ पोल के बिल्कुल पास में, ठीक है, साउथ पोल के बिल्कुल पास में, मैं आपको समझाना चाहूं, देखना कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं इस पे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं ए, ठीक है, और अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया बी, तो ये तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ए पे वो ग्रेटर देन होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी बी पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो यहां पर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे इधर क्या होगा, थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, दी सबस्टांस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां से आप ये समझो कि अगर आपके पास ये दो मैग्नेट है,
ठीक है, एक मैग्नेट आपके पास ये इसका ये नॉर्थ पोल है लेट, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट आपके पास लेट सपोज ये है, ठीक है, और ये इस मैग्नेट का क्या है लेट साउथ पोल है, ठीक है, और मैंने क्या किया कि यहां पर एक ट्रांसपेरेंस ग्लास को, ठीक है, इट इज अ ट्रांसपेरेंस ग्लास को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के पाउडर क्या है फिल, ठीक है, इट इज द पाउडर ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब आप ये देखो, ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस आप समझना वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है, मैं आपको दो डायग्राम दिखाता हूं, देखना, एक डायग्राम मैंने जो आपको ये दिखाया, और दूसरा डायग्राम अगर ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, अगर ये बहुत क्लोज है, ठीक है, और इट इज अ ट्रांसपेरेंस ग्लास, ठीक है, और ये आपके पास क्या है ट्रांसपेरेंस ग्लास है, और यहां पर क्या है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल के पाउडर क्या है फिल है, ठीक है, तो आप यहां पर समझो कि इस पोल के बिल्कुल पास में, ठीक है, नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और साउथ पोल के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं इनके बीच में, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, या इनके कंपेयर में, ठीक है, मतलब कि देखो बिल्कुल नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ठीक है, और यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्ट्रांग होगी, और आपको एक चीज और समझ में आ रहा है कि अगर ये आपके पास नॉर्थ है, ठीक है, अगर ये आपके पास नॉर्थ है और अगर ये आपके पास साउथ है, तो नो डाउट नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और साउथ की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बीच में ऐड होंगी, वो भी आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो वीक होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो वीक होगी, ठीक है, वीक होगी एज कंपेयर टू एट पोल, ठीक है, एज कंपेयर टू एट पोल, ठीक है, मतलब पोल के कंपेयर में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वीक होगी, ठीक है, अब डायमैग्नेटिक सबस्टांस की ये प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाने वाली है, ठीक है, इसकी शेप क्या होगी कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होगी इसकी शेप हो जाने वाली है, ठीक, कुछ इस प्रकार से इसकी शेप हो जाएगी, ठीक है, और अगर ये मैग्नेट बहुत पास पास में है, ठीक है, आपको यहां पर इनके कंपेयर में देखना ये पास पास में है, ठीक है, इसका मतलब अब इनके बीच में, ठीक है, अब इनके बीच वाला पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी स्ट्रांग होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू एट पोल, ठीक है, पोल के कंपेयर में यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो इस केस में ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, ठीक है, इस केस में ये कुछ ऐसा शेप ले लेने वाला है, ठीक, कुछ ऐसा शेप क्या होगा इसमें ये ले लेगा, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है, अब देखना इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या कह रही है कि these substance when placed in a magnetic field acquire favorable magnetization in a direction opposite to that of the applied field, thus the line of induction inside the substance is smaller than the outside to it, ठीक है, कि अगर it is the external magnetic field, ठीक है, अगर आपके पास ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर आपने एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस को क्या किया प्लेस किया, ठीक है, तो एक्वायर फेवरेबल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये तो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द मटेरियल वो कितना हो जाएगा बी नॉट माइनस का एम, सॉरी बी एम, ठीक है, तो यही ये बोलना चाहता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड द सबस्टांस है वो क्या स्मॉलर होगा बी नॉट से, जिस मैग्नेटिक फील्ड को आपने अप्लाई किया है, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो इट इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखना थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, दी सबस्टांस रोटेट, ठीक है, अंटिल दियर लॉन्गेस्ट एक्सेस, ठीक है, आर नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक है, आर नॉर्मल टू द फील्ड। ठीक है, समझ लो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये आपके पास कुछ इस प्रकार से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या है, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस सबस्टांस रोटेट अंटिल देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस नॉर्मल टू द फील्ड। ठीक है, कि अगर आप एक स्ट्रिंग की सहायता से एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को अगर आप हैंग करोगे, ठीक है, अगर आप हैंग करोगे तो क्या होगा कि, ठीक है, क्या होगा कि ये जब इक्विलिब्रियम में आएगा ना तो इसकी जो एक्सिस होगी, ठीक है, वो नॉर्मल होगी किसके, द एक्सिस ऑफ द जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने इसको हैंग किया है, तो ये इस प्रकार से कुछ इक्विलिब्रियम में आएगा ऐसे, कुछ इस प्रकार से क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपके पास क्या है, इट इज द डायामैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, इट इज द डायामैग्नेटिक सबस्टांस, और ये ऐसा होना भी चाहिए था अगर आप समझो तो। क्यों? अगर आप ये सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप एक नॉर्थ पोल सोचो, ठीक है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर आपके पास क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, और इधर आपके पास क्या होगा, साउथ पोल होगा। अभी आपने देखा कि जो डायामैग्नेटिक सबस्टांस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो बिल्कुल पोल पे, ठीक है, अगर आप यहां बात करो, अगर आप यहां पर बात करो, मतलब बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, ठीक है, और यहां पर क्या होगी, बीच में वीक होगी। तो देखो इसका अपर पार्ट इससे दूर भागेगा और इसका लोअर पार्ट इससे दूर भाग रहा है, तो कुछ ये इस पोजीशन में आकर के जब इसकी एक्सिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम यहां पर आता है। ठीक है, यहां पर क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, अच्छा यहां पर आप एक और समझना कि जब मैंने इस वाले प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आना चाहिए कि अगर डायामैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम है, तो आप ये सोचो कि अगर आपने, ये आपके पास एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है, इट इज द डायामैग्नेटिक सबस्टांस, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना ले लो, बी ले लो। ठीक है, तो जब आप इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे ना तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, समझना इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप देखो यहां पर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी इज वी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी इंटेंसिटी भी इधर कम होगी, मतलब कुछ इधर कम डेंस होगी, कहने का मतलब ये। ठीक है, इधर क्या होंगी, कम डेंस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी भी ज्यादा होती। ठीक है, तो यहां पर तो आपको पता है कि बी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा। इसीलिए देखो इसके बॉडी के पास इंटेंस डेंसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कम है एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा इस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा अब देखना है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है कि द रिलेटिव परमिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1। अब आप ये सोचो, जब मैं रिलेटिव परमिलिटी को डिफाइन कर रहा था तो मैंने उसको लिखा था बी डिवाइड बाई बी नॉट। ठीक है, अभी आपने देखा फॉर द डायमैग्नेटिक सबस्टांस जो बी नॉट होता है वो ग्रेटर देन बी होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी द लेस देन। ठीक है,
तो जो आपके पास म्यू आर होता है ये क्या होता है, लेस देन 1, ठीक है, और ये स्लाइटली लेस देन 1 होता है, ठीक है, इट इज अ स्लाइटली लेस देन, मतलब 0.3, 0.5, 0.7, कुछ इस ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या बोल रही है कि द ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, जाई एम काई एम ऑफ सच सबस्टांस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। कैसे, सोचो, आपने जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन किया था तो वो कितना था, म्यू आर -1। तो अगर म्यू आर आपका लेस देन 1 है, अगर म्यू आर आपका लेस देन 1 है, तो जो काई एम आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, स्मॉल क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू आपके पास होती है, ठीक है। इट इज, ठीक है, इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट वेरी, ठीक है, विथ फील्ड आर द टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये टेम्परेचर के साथ ये टेम्परेचर के साथ जो जाई एम की वैल्यू है, ठीक है, वो वेरी नहीं करती है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर बस आप इसको समझने के लिए आपको मैं ये बता सकता हूं कि एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ, ठीक है। और ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या बोलता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन जो आपके पास डायामैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, ठीक है, जो डायामैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, डायामैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है, डज नॉट फॉलो क्यूरी लॉ, ठीक है, वो इस क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जाई एम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी आपको इसको थोड़ा सा और इस तरीके समझ में आएगा ये चीज, ठीक है, क्यूरी लॉ के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हो इस, ठीक है, तो आप देखना इसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस थ्योरी का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। क्या नाम है उसका, इट इज द इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब देखना ये क्या क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, इज जनरली, ठीक है, जनरली फाउंड इन दो सबस्टांस whose atoms or molecules have even number of electron, ठीक है। जनरली जो डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है ये उन सबस्टांस में पाया जाता है whose atom या फिर molecules have even number of electron, ठीक है, which form a pair, ठीक है, which form a pair the magnetic moment of an atom of diamagnetic substance is zero। अभी आपको समझ में आएगा, बस आप जो लिखा है बस आप इसको देखते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि when a diamagnetic substance is placed in an external magnetic field, ठीक है, the spin motion of electron is so modified that the electron which produce the magnetic moments in the direction of external magnetic field, ठीक है, slow down while the electron which produce a magnetic moment in opposite direction get accelerated, thus a net magnetic moment is induced in the opposite direction of the applied magnetic field, hence the substance is magnetized opposite to the external field, ठीक है। अभी आपको समझ में, देखिए पहला क्या बोला कि जो डायमैग्नेटिक सबस्टांस होंगे वो जनरली उन सबस्टांस में आपको इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिनमें जिनके एटम या फिर मॉलिक्यूल्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बस आपको ये समझाना चाहता है, जो सब कुछ लिखा भी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इससे आपको ये समझ में आएगा ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों मैग्नेटाइज होती है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी दैट डायमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आप समझना, ठीक है, जब आपने कहा कि इनमें क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि आप इलेक्ट्रॉन की क्या करो, पेयरिंग करो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन की क्या करो, पेयरिंग करो, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करो, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि
देखना आप, अगर आपके पास ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, आपके पास अगर ये क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है और ये आपके पास एक दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये तो आपके पास क्या है, एटम का न्यूक्लियस है, और ये आपके पास क्या है, एटम का न्यूक्लियस। मैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लूं तो सभी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मानो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो जो पेयर वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो पेयर वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, जो पेयर वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे मूव करता है, ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो दूसरा पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे, ठीक है, कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, जो यहां पर उसने बोला। अभी उस चीज को आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस आप देखो, ठीक है, कि मैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, एक अगर इधर मूव करेगा, दूसरा आपके पास इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। अब आप ये देखो, पहली बात तो अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो यहां पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, इट इज द प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। अब आप ये देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो जो करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। अगर करंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर डायरेक्ट फर्स्ट वाले केस में, अगर मैं इसको फर्स्ट केस बोलता हूं, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड, ठीक है, तो आप ये देखो, फर्स्ट वाले में जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अंदर की तरफ, ठीक है। अभी मैं उसको बोल देता हूं बीई, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये आने वाला है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये आने वाला, ठीक है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार अगर आप यहां पर देखो तो इसमें करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहां पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आएगा बाहर की तरफ, यहां पर होगा इनवर्ड और यहां पर होगा आउटवर्ड, ठीक है, इसमें भी आपके पास कोई डाउट नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। तो ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, और ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, ठीक है, ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, शो नहीं करेंगे, अगर आप इनमें कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करो तो। पहली बात आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है अंदर की तरफ, दूसरा दे रहा है बाहर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दी। अब अगर मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मान लो कि इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो समझना आप क्या होने वाला है, ठीक। अब जैसे आपने यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेट बी नो, ठीक है। अब आप ये देखो, इन इलेक्ट्रॉन पर अब एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन पर अब क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो अब जो इस पे फोर्स होगा, जो आप मैग्नेटिक फोर्स लिखते हो वो आपको पता होगा कि वो होता है Q डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप यहां पर एक चीज को ये देखो, अगर आपके पास ये होता है तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ फर्स्ट केस में, और वेलोसिटी है आपके पास इस डायरेक्शन,
ठीक है, इस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी। तो जब आप v क्रॉस v करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस फोर्स को आपको अपोजिट करना पड़ेगा, और अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके लिए इस डायरेक्शन में, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, सेकंड केस के लिए अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और वेलोसिटी आपके पास है इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए जब आप v क्रॉस v करोगे, ठीक है, इसके लिए जब आप v क्रॉस v करोगे तो आपके लिए आएगा मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके लिए मैग्नेटिक फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई जरूर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखो कि अब जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो अब ये कहानी है, ठीक है। अब आप ये सोचो, अगर मैं केस 1 के लिए बात करूं, ठीक है, अगर मैं केस 1 के लिए बात करता हूं अभी, ठीक है, तो यहां पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? आप कहोगे देखो वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और माइनस का मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आप समझो, वो बराबर होगा एफ ई और माइनस एफ एम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर ये इसके बराबर होगा, ठीक है, अगर ये इसके बराबर होगा तो आपको यहां पर ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो आपके पास सेंट्रिपिटल फोर्स है पहले कितना था, पहले कितना था जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तब तो ये रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। लेकिन जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, अब आपके पास जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स था क्या वो डिक्रीज कर गया? सोचो, क्या वो डिक्रीज कर गया? अगर सेंट्रिपिटल फोर्स डिक्रीज किया तो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स आपके पास होता है क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। देखो, मास तो चेंज होने से नहीं रहा और रेडियस तो चेंज होगी नहीं। रेडियस कब चेंज होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा या फिर डी एक्साइट होगा, मतलब जब आप उसको एनर्जी दोगे, ठीक है। तो मास भी सेम रहने वाला है, आर भी सेम रहने वाला है। इसका मतलब अगर सेंट्रिपिटल फोर्स कम हुआ तो आपकी वेलोसिटी कम हुई। क्या कम हुई? वेलोसिटी कम हुई। अब अगर आपकी वेलोसिटी कम हुई, आप ये देखो, आप इफेक्टिव करंट क्या लिखते थे? आप इफेक्टिव करंट को क्या लिखते थे? इफेक्टिव करंट आप लिखते थे Q इंटू एफ, ठीक है, Q इंटू एफ, ठीक है, Q इंटू एफ, ठीक है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि आपका करंट जो होगा वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर आपका करंट भी डिक्रीज कर गया तो अब आप देखो, ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी डिक्रीज कर गई, वो भी क्या कर गई? डिक्रीज कर गई, क्योंकि ये कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। तो ये भी क्या कर गई? डिक्रीज कर गई, ठीक है, डिक्रीजेस, ठीक है। अब अगर आप केस 2 के लिए बात करो, ठीक है, अब अगर आप इस केस के लिए बात करो, ठीक है, तो इस केस में अब जो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स। क्या इस केस में आपके जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो इंक्रीज किया? इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी बढ़ा, आई बढ़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ी गई, ठीक है। तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, ठीक है। अब अगर इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में बढ़ी? किस डायरेक्शन में बढ़ी? हाँ, बाहर की तरफ बढ़ी, ठीक है। इसका मतलब कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन आएगा वो आएगा बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। और आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किधर किया था? अंदर की तरफ। लेकिन ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड आया किधर? बाहर की तरफ। इसीलिए कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, इट विल बी द मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई थिंक अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों आपके पास एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होती है। अब आप देखना,
ठीक है, यहां से आई थिंक आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी और सेकंड समझ में आ गया। अब थर्ड क्या बोल रहा है, अब आप यहां पर ये सोचो, ठीक है, अब आप यहां पर ये सोचो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर आने मतलब आपने हीट के रूप में उसको एनर्जी दे दी, उससे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाए। मान लो कि अभी टेम्परेचर कुछ था टी, कुछ टेम्परेचर था टी, मान लो कि ये और ये जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो तो दोनों बराबर ही करेंगे, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड अभी अप्लाई नहीं है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं है, ठीक है, तो मान लो कि फर्स्ट केस में भी मैग्नेटिक फील्ड आई 10 टेस्ला और सेकंड केस में भी आई मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, लेट सपोज, ठीक है। अब जब आपने हीट के रूप में एनर्जी दी, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम अमाउंट से ही बढ़ेगी क्योंकि सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम अमाउंट से बढ़ेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि आई इफेक्टिव बढ़ेगा। तो अगर पहले ये 10-10 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे थे तो मान लो अब 20-20 टेस्ला का प्रोड्यूस करने लगे, लेकिन अभी भी तो प्रोड्यूस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ही, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी जीरो है, ठीक है। इसीलिए अगर आप एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस में टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, कोई भी आपके पास इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये थर्ड भी समझ में आ गया होगा कि क्यों डायमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर आपने नहीं बढ़ाया था, उसके पहले भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो था और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया फिर भी जीरो ही है। तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सेम ही अमाउंट से मैग्नेटाइज्ड होंगी आपकी डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके पास डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं वो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो कहानी थी डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को लेकर के, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में, ठीक है, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में। तो देखना, दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर अ फेवरेबल मैग्नेटाइजेशन in the same sense as the applied field, thus the magnetic induction inside the substance is slightly greater than the outside, ठीक है। अगर आप एक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए बात कर रहे हो तो ये क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए बात करोगे, ठीक है, तो आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, अगर आप एक वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दो फिर भी ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे, ठीक है। जो मैंने वहां पर बात किया था कि जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, ये कहना क्या चाहता है, सिंपल, कि अगर आपके पास इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर आप यहां पर एक पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को रखो, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटाइज्ड होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होंगे, तो इनके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है, क्या होगा, बी नॉट प्लस बी एम होगा, ठीक है, मतलब जो बी होगा इट विल बी द ग्रेटर देन बी नॉट। अब अगर ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, ठीक है, अब अगर ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है तो ये क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर हो, ठीक है, क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, तो बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, ठीक है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। मैग्नेटाइज तो वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, पैरामैग्नेटिक भी फेरोमैग्नेटिक भी, केवल पैरामैग्नेटिक स्लाइटली ग्रेटर मैग्नेटाइज्ड होगा और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दीज सबस्टेंस रोटेट अंटिल देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस आर पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, अगर आपके पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अगर आप इसमें एक पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को, ठीक है, एक स्ट्रिंग की मदद से अगर आप हैंग करोगे, तो ये जब अलाइन होगा तो इसकी एक्सिस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सिस होंगी वो एक ही डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, वो एक ही डायरेक्शन में होने वाली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप समझो, इधर अगर नॉर्थ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में है, और अगर आप इधर एक साउथ पोल समझो, ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, इट इज द अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं। इसीलिए इसकी जब ये इक्विलिब्रियम में आता है, तो जो इसका एक्सेस होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सेस होती है, वो क्या होती है, एक ही लाइन में अलोंग होती है। ठीक है, मतलब एक ही एक्सिस के अबाउट क्या होती है, अलोंग होती है, सेम डायरेक्शन में अलोंग होती है। सिंपल सा मतलब ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर देखना, इस वाले केस में, ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाना चाहो तो वो कैसी बनेंगी? ठीक है, अगर आपके पास ये एक पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कुछ ऐसी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को, ठीक है, अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को लो, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, समझना। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। अगर ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है टोटल, वो बी नॉट से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, केवल इसके अंदर जो डेंसिटी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा, अब देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्या कर रहा है कि दीज सबस्टांस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगेन, अगर इट इज अ मैग्नेट, अगर आपके पास ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अगर ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, तो अगर आपके पास ये एक पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, तो ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगेन आपको समझ में आएगा कि पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम स्ट्रांग। इसका मतलब कि जो पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, ठीक है, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर आपके पास इट इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये आपके पास साउथ पोल है, ठीक है, और अगेन वही कि इट इज द ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, और यहां पर क्या है, अगर आप एक पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के पाउडर को रखो, और दूसरा ये केस कि ये मैग्नेट थोड़ा कम डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अगेन इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, पाउडर्ड है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और या फिर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, तो अगेन वही कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू एट पोल। ठीक है, एज कंपेयर टू एट पोल। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू एट पोल, एट पोल। ठीक है, तो यहां पर जो शेप होगा आपके पास मटेरियल का वो कैसा होगा, ये इस वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करती है। ठीक है, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करती हैं, तो इस केस में आपके पास कुछ ऐसा होगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
और इस केस में कैसा हो जाएगा, इस केस में ऐसा हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द फॉर पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इज वेरी लॉर्ज एंड इज द ऑर्डर ऑफ 100 एंड 1000, मतलब 10⁻² या फिर 10⁻³ ऑर्डर का होता है फॉर द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, तो जो आपके पास रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है म्यू आर, उसको आप लिखते हो बी और डिवाइड बाई बी नो। ठीक है, बी डिवाइड बाई बी नो, तो इस केस में आपके पास क्या है, बी ग्रेटर देन बी नॉट। ठीक है, तो अगर आपके पास म्यू आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मतलब स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो आपके पास क्या होंगी, पैरामैग्नेटिक होंगी। ठीक है, वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होगा। ठीक है, और अगर म्यू आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, मतलब 10⁻² या फिर 10⁻³ ऑर्डर का, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, उसके बाद देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या बोल रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम डज नॉट चेंज विद द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, हाउ एवर इट वेरीज इनवर्सली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर तो ये चेंज नहीं होगी, लेकिन हाउ एवर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे तो जो आपके पास जाई एम है, ठीक है, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाई एम घटेगा, एंड सम हायर टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर को समझो, अगर आपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो जाई एम होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप ये समझो, अगर जाई एम आपका नेगेटिव हो गया, तो उस केस में जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होंगी, ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होंगी वो बिहेव करने लगेंगी एज डायमैग्नेटिक। तो याद रखना, एट हायर टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस बिहेव्स एज डायमैग्नेटिक। ठीक है, और susceptibility decreases steadily with rise of the temperature above a certain, ठीक है, temperature known as the Curie temperature, the ferromagnetic substance becomes paramagnetic। ठीक है, the ferromagnetic substance becomes the paramagnetic। और जो टेम्परेचर होता है इट इज अप्रोक्सीमेट 1000 आयरन के लिए, इतना स्टील के लिए, इतना निकल के लिए, इतना कोबाल्ट के लिए, तब ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेंगे आपके पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, तो जो आपके पास क्यूरी लॉ होता है ना, ये क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज द क्यूरी लॉ होता है। ठीक है, अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, जो आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, या फिर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है, फॉलो, ठीक है, फॉलो क्यूरी लॉ। ठीक है, और आपकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसी को आप क्या बोलते हो, क्यूरी लॉ बोलते हो। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, क्यूरी लॉ बोलते हो। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस हैं, ठीक है, वो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, दे ओनली फॉलो द क्यूरी लॉ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। क्योंकि आप देखो ना, ये क्या बोल रहा है कि अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्यूरी टेम्परेचर एक टेम्परेचर है, ठीक है, जिसके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर आपका जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है, वो बिकम्स द
पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जब ये फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इट फॉलो द क्यूरी लॉ ओनली, उसके बाद तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया। ठीक है, तो क्यूरी लॉ केवल पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए ही क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। ठीक है, तो केवल पैरामैग्नेटिक सबस्टांस फॉलो द क्यूरी लॉ। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और कि आपकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है म्यू आर और -1 के। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी -1 के। तो अगर आपके पास जाई एम, ठीक है, आप चाहे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए बात करो या फिर आप फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए बात करो, दोनों के लिए ही ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ये तो समझ में आ रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी दोनों के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हुआ तो उस केस में ये क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव। ठीक है, तो उस केस में ये आपके पास होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर आपके पास जाई एम इज स्लाइटली पॉजिटिव, मतलब अगर स्मॉल पॉजिटिव आएगा तो उस केस में ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और इफ जाई एम लार्ज पॉजिटिव आया, ठीक है, अगर आपके पास ये लार्ज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब आप रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते थे तो वो 10⁻², 10⁻³ ऑर्डर का होता था। ठीक है, तो अगर ये लार्ज पॉजिटिव आएगा तो ये आपके पास क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर सबस्टांस। ठीक है, तो याद रखना क्यूरी लॉ केवल आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही फॉलो करते हैं। ठीक है, आपके जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है वो केवल ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ही वो क्यूरी लॉ को फॉलो करती है, और अबव अ सर्टेन टेम्परेचर जिसको आप क्यूरी टेम्परेचर बोलते हो, उसके बाद आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है वो क्या हो जाती है, पैरामैग्नेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरामैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद यही है क्यूरी लॉ कि अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज द क्यूरी लॉ। ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कम होगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आएगा जब अब इसके बारे में हम भी और अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस को, इनके कैसे आप इनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो इनके लिए थ्योरी दे रखी है। ठीक है, जैसे अगर आप एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में बात करो, ठीक है, अगर आप एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में बात करो, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरी है ना पैरामैग्नेटिक, ठीक है, इनके लिए पैरामैग्नेटिज्म के लिए इस थियरी को हम बोलते हैं, इट इज द एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर थियरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर आप एक पैरामैग्नेटिज्म को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं, ठीक है, तो जो एक्सप्लेन करने की थियरी है इट इज द एटॉमिक, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या क्या लिखा गया है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हैव अ परमानेंट मैग्नेट मोमेंट, ठीक है, एंड बिहेव लाइक टीनी बार मैग्नेट। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक मैग्नेट आर रेंडमली ओरिएंटेटेड, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। अब आप पहले ये बात समझो, जब आप पैरामैग्नेटिक, ठीक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जब बात हो, जब अगर आप मैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूं, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी उन मॉलिक्यूल्स मतलब उन सबस्टांस के अंदर पाई जाती है जिनके एटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिनके एटम में क्या हो, ऑड नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, कि उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो,
ठीक है, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप खुद ही समझो, अगर आपके पास पहली बात तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये उस सबस्टांस में होंगे जिनमें क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो एक इलेक्ट्रॉन होगा हर एक एटम में जो फ्री होगा, उसके क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, उसके क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हाँ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, क्योंकि एक सबस्टांस में बहुत सारे एटम्स हैं, तो टोटल तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, लेकिन हर एक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उनका इंडिविजुअल भी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि बिहेव्स लाइक अ टीनी बार मैग्नेट। ठीक है, बिहेव्स लाइक अ टीनी बार मैग्नेट। कहने का क्या मतलब है इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का, कि अगर आपके पास ये एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, इट इज अ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अभी मैंने क्या किया कि कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अप्लाई नहीं किया है, और ये क्या है, इनमें एटम्स है। ठीक है, ये क्या है, इनमें एटम। ठीक है, तो आप ये देखो, हर एक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की ये, ठीक है, आप लिख लेना कि दीज properties are generally shown in that type of substance whose atoms या molecules have odd number of electron। ठीक है, तो हर एक एटम का कुछ अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, जो ये बोल रहा है किसी डायरेक्शन में होगा रैंडमली। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कि इट इज एक्ट एज अ टीनी बार मैग्नेट। ठीक है, इट इज एक्ट एज अ टीनी बार मैग्नेट, लेकिन जो नेट, ठीक है, जो नेट होगा ना, वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये रेंडम डायरेक्शन में है। ठीक है, रेंडम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो नेट होगा, मतलब कि जब आप नेट बनाओगे, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, इसके अपोजिट अपोजिट में देखो तो ये होगा, तो ये नलीफाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर ये हो गया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये समझना कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मतलब बेसिकली मैं ये समझा दूं, ये सब रैंडम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। अभी तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो उस केस में ये क्या होगा, जीरो होने में, क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। मतलब अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आपके पास जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होंगे वो मैग्नेटाइज नहीं होने वाले। ठीक है, उनका जो मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो होगा, वो मैग्नेटाइज नहीं होंगे। ठीक है, यही ये प्रॉपर्टी बोलना चाहता है। अब सेकंड क्या कर रहा है कि व्हेन अ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन ईच एटॉमिक मैग्नेट एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हिच टेंड्स टू टर्न द मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, द एटॉमिक मैग्नेट आर दस अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, दस द होल सबस्टांस इज मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या कर रहा है कि अगर आपने अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, देख, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ये, ठीक है, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जो हर एक एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, उसकी जो रैंडम डायरेक्शन थी ना, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था, तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे, हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए आपकी जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होती हैं, इट इज द मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस केस में आपके पास बी एम इज नॉट इक्वल टू जी, और वो किस डायरेक्शन में होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होने वाली। ठीक है, बस यही ये कहना चाहता। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि एज द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टांस को आप इंक्रीज करोगे, तो द थर्मल, ठीक है, अलाइंसन डिस्टर्ब, ठीक है, द मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ द एटम, दस वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे,
तो ये जो अभी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो गए थे ना, जो बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में ही अलाइन हो गए थे, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब बिल्कुल वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही सारे के मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, वो अलाइन नहीं रहने वाले। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहले के कंपेयर में जिस टेम्परेचर पर वो पहले था, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ये जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा देखा गया तभी ये बोला गया। ठीक है, तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक को लेकर के होता है। अब अगर आप डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए बात, ठीक है, अब अगर आप डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए बात करो तो लाइक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस हैव अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एंड बिहेव्स लाइक अ टेनी मैग्नेट्स, बट इन द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस द एटम आर इनफ्यूरेबल स्मॉल इफेक्टिव रीजन कॉल्ड द डोमेन्स। ठीक है, इसका क्या कहने मतलब है समझ, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है, अगर आपके पास ये एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है, इट इज द फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे रीजन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, रीजन होते हैं। ठीक है, एरिया होता है। ठीक है, समझना कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इस केस में आपने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, इसमें मान लो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसमें कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, डोमेन। ठीक है, इट इज द डोमेन। ठीक है, इनमें कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे रैंडम। ठीक है, ऐसे रैंडम आपके पास क्या होंगे, ये अलाइन होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, लेट, ये तो मैंने एक बना दिया। ठीक है, लेकिन जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, इनका जो ये मैग्नेटाइज नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब कि ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होगा अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो। ठीक है, तो यही ये बोलना चाहता है कि लाइक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, एटम ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस हैव अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एंड बिहेव लाइक अ टेनी मैग्नेट, बट इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस द एटम इज स्मॉल। ठीक है, फ्रॉम इन इन्यूमरेबल स्मॉल इफेक्टिव रीजन कॉल्ड डोमेन। ठीक है, अब इन एन अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन द डोमेन आर ओरिएंटेटेड रेंडमली सो दैट दियर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जीरो। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्या बोल रहा है कि व्हेन, जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, व्हेन द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड द रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन में इंक्रीज। ठीक है, इन टू डिफरेंट वेज। पहला क्या है कि the domain which are orientated favorably with respect to the field increases in size, whereas those oriented opposite to the external magnetic field या फिर reduced। ठीक है, and the domain rotate towards the magnetic field direction। ठीक है, that if the external magnetic field weak है तब तो ये पहले वाली की तरह अरेंज होगा, और अगर, ठीक है, अगर ये स्ट्रांग है तो क्या होगा कि द डोमेन रोटेट टुवर्ड्स द फील्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपने, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड को यहां पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर अप्लाई कर दिया तो जितने भी डोमेन है ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो जाने वाले हैं, अलाइन हो जाने वाले हैं। तो ये जो बाउंड्रीज है ये खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि सब क्या होंगे, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाए। ठीक है, अगर आपने एक स्ट्रॉन्गली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दी, ठीक है, तो ये बाउंड्री खत्म हो जाती है और सारे डोमेन इसी डायरेक्शन में क्या हो जाने वाले हैं, अलाइन हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इनका जो
मैग्नेटाइज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अब वो क्या होगा, जीरो नहीं होने वाला है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या होंगे, मैग्नेटाइज्ड होंगे, एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास होती है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को लेकर के। अब तो ये आपके पास, ठीक है, चैप्टर था मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें ऐसे ही प्रॉब्लम आपके पास बनते हैं। ठीक है, थियरी बेस्ड। ठीक है, ज्यादातर आपको प्रॉब्लम थियरी बेस्ड ही देखने को मिलेंगी या फिर थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है,